नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस केस से संबंधित कुछ नई अपडेट आई है। खास तौर पर अगर कोई फॉर्म है और उस फॉर्म को कोई चेक इशू किया जाता है तो वहाँ पे और उसमें मैनेजर भी इन्वॉल्व है, अगर उसमें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ पे क्या नियम लागू होगा और उस केस को कैसे फाइल किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका चेक बाउंस केस से संबंधित कुछ भी अगर सवाल है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लीगल नोटिस भी जो होता है उसके बारे में, उसकी जो एक वैलिड लीगल नोटिस होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें होता क्या, चेक बाउंस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, किस ग्राउंड पे कर दिया जाता है, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो चेक बाउंस का केस होता है, जजमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो ये 16 जून को ये फैसला सुनाया गया था, जिसमें माने केरल हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस ए बदरुद्दीन द्वारा 16 जून को फैसला सुनाया जाता है। उन्होंने के रामचंद्रन द्वारा दायर की गई क्रिमिनल अपील संख्या 968 2007 को खारिज कर दिया। मतलब 2007 को फाइल किया गया था, रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था। जो 65,000 रुपये का चेक होता है, तो इसमें होता क्या है, जो चेक इशू किया जाता है वो चेक किसी कंपनी या फर्म के नाम से इशू किया जाता है। आप कंपनी या फर्म सब यूज कर रहा हूँ तो आप मतलब समझ जाइए, फर्म तो इशू किया जाता है। लेकिन जब ये केस बाउंस, इस केस में जब चेक बाउंस होता है तो इसमें बड़ी सारी गलती की जाती है, जो माने हाई कोर्ट द्वारा बताया जाता है। और हाई कोर्ट को द्वारा कहा जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया था, हम उसके फेवर में बिल्कुल सही फैसला सुनाया गया था। क्योंकि इसमें जो कमी बताई जाती है वो दो कमी थी, दो इस केस को खारिज करने का जो मेन रीज़न था। हम प्रावधान के बारे में बात करेंगे, पहले इस केस की कमी क्या थी, कहाँ पर इन्होंने मिस्टेक किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो निर्धारित इसमें कहा गया कि इसमें दो प्रमुख आधार थे, जिसमें जो एक्यूज पर्सन होता है, आरोपी होता है, उसको बरी कर दिया जाता है सारे आरोपों से, क्योंकि निर्धारित समय में कोई लीगल नोटिस नहीं भेजी। जो कानूनी नोटिस होता है, लीगल नोटिस होता है, एक निर्धारित समय जो 30 दिन का टाइम होता है, चेक बाउंस होने के बाद में जो 30 दिन का टाइम होता है, उस 30 दिन के अंदर एक भी लीगल नोटिस नहीं भेजी जाती है जिन्होंने चेक इशू किया था। तो आपसे लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी ऐसी कई सारी ऐसी वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूँ लीगल नोटिस पर। माने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद जिस पार्टी ने चेक इशू किया था, अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी 15 दिन के बाद भी अगर वो 15 दिन का टाइम देना जरूरी होता है, कूलिंग पीरियड, अगर उसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद में केस फाइल करने का, कंप्लेंट फाइल करने का जो राइट होता है वो मिलता है। तो बिना उसके तुम क्या कहते हैं, फाइल नहीं कर सकते। तो एक गलती इसमें किया गया था कि कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजा गया था कंपनी, मतलब क्या कहते हैं, कंपनी को कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया था या फर्म को। तो इसमें होता क्या, गलती एक थी कि इसमें किसी भी कोई भी लीगल नोटिस नहीं दिया गया। और जब माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई से जजमेंट में, फैसले में कहा गया है कि लीगल नोटिस भेजने के बाद में जब पार्टी सामने चेक इशू करने वाली जो पार्टी होती है वो क्या करती है, पेमेंट नहीं करती है, वो 15 दिन का जो टाइम होता है बीत जाता है फिर भी पेमेंट नहीं करती है, तो वहाँ से कंप्लेंट फाइल करने का जो कारण होता है वो उत्पन्न होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि शिकायत फॉर्म के जो मैनेजर थे उनके व्यक्तिगत नाम से शिकायत दर्ज की गई थी। जो जिस फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म के लिए चेक इशू किया गया था, तो वो फॉर्म किसी के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है, किसके ऊपर, जिन्होंने चेक इशू किया था। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस केस में होता क्या है, जो मैनेजर होता है उस फॉर्म का, ठीक है, वो मैनेजर अपने पर्सनल व्यक्तिगत नाम से FIR मतलब कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाता है, मतलब केस फाइल करता है। तो दो ऐसे रीज़न होते हैं जिस आधार पर केस को खारिज कर दिया जाता। अब हम चलते हैं, बात करते हैं ये कि जो केस फाइल किया गया था वो किस सेक्शन के तहत फाइल किया गया था। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें पूरे सेक्शन प्रावधान के बारे में बात करेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए इसमें NI एक्ट की धारा 7, 8, 138 और 142 1A का हवाला दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था, ये न्यायालय द्वारा हवाला दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये और NI एक्ट की धारा 138 के तहत इसमें
कार्रवाई की गई थी। तो देखिए इसमें अदालत द्वारा ये भी डिफिनीशन दिया जाता है कि जो कोई फॉर्म होता है उसका आधिकारिक प्रतिनिधि के माध्यम से अगर शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन शिकायत फॉर्म के नाम से ही होनी चाहिए। कोई प्रतिनिधि या कोई स्वामित्व या प्रोप्राइटर होता है तो उसके द्वारा भी की जाती है, लेकिन शिकायत हमेशा कंपनी के नाम से, क्योंकि कंपनी को भी एक व्यक्ति माना गया है, उसका भी पैन कार्ड इशू होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें ये चीज़ कहा जाता है। और देखिए मैनेजर होने के नाते इसमें पेई या होल्डर जो होता है, इसमें साथ में हाई कोर्ट द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो इन ड्यू कोर्स की जो परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता जो मैनेजर होता है, तो वो क्योंकि वो चेक की राशि उसके व्यक्तिगत नाम पर नहीं दी गई थी, क्योंकि वो फर्म के नाम से दी गई थी। तो इसमें मैनेजर अपने नाम से कंप्लेन कोई फाइल नहीं कर सकता है, कोई भी इसमें केस नहीं बनता, इसलिए इस केस को खारिज कर दिया गया था। तो खासतौर पर अगर इसमें अगर थोड़ी बात करते हैं, जो माननीय हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा एक महत्वपूर्ण 4 लाइनों पर इन्होंने प्रकाश डाला था कि कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति फर्म या कंपनी या संस्था के पक्ष में चेक जारी करता है, इस बात को अच्छे से समझना, तो उस चेक की पेई वही फर्म, कंपनी या संस्था होती है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी वही होता है या होती है, क्योंकि वही कानूनी रूप से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है, ना कि मैनेजर होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको चेक बाउंस केस से संबंधित कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इसमें जो होता है केस को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि केस को पूरा ख़राब कर दिया जाता है। और 2 लापरवाही की वजह से, एक तो कोई लीगल नोटिस नहीं दिया जाता है, निर्धारित समय होता है लीगल नोटिस भेजने का, उस निर्धारित समय के अंदर कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है। और जो दूसरी कमी होती है, चूँकि मैनेजर के व्यक्तिगत नाम से कंप्लेंट फाइल किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर मैनेजर को कंपनी का एथोराइज पर्सन नियुक्त किया गया है तो वो केस लड़ सकता है, लेकिन कंप्लेन हाँ पैरवी कर सकता है, लेकिन कंप्लेन हमेशा फर्म के नाम से फाइल होगा। याद रखना, जो कंप्लेन होगा वो हमेशा फर्म के नाम से ही फाइल होगा। हाँ, मैनेजर उसकी पैरवी कर सकता है पावर अटॉर्नी के माध्यम से, अगर उसको एथोराइज पर्सन डिक्लेयर किया जाता है कंपनी द्वारा तो वो पैरवी कर सकता है, लेकिन कंप्लेन हमेशा फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से ही फाइल होगा। एक बार केस का नाम जान लीजिए। केस का नाम है के रामचंद्रन बनाम गोपी व अन्य। ये आपका अभी जल्द में फैसला आया है। अगर आप लोगों का इस जजमेंट से संबंधित अगर कोई आपका सवाल है, जजमेंट मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करना चाहूँगा, के रामचंद्रन बनाम गोपी व अन्य। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। हमेशा फर्म के नाम से अगर चेक इशू किया गया है तो फर्म के नाम से ही कंप्लेन पड़ेगा। हाँ, मैनेजर है वो क्या कर सकता है, अगर वो उसको एथोराइज किया जाएगा तो वो खाली पैरवी कर सकता है केस का, लेकिन कंप्लेन हमेशा उसको, क्योंकि इसमें जो राइट बनता है कंप्लेन फाइल करने का वो कंपनी का, फर्म का ही होता है, ना किसी और का, मैनेजर क्या किसी एम्प्लॉय का होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का सवाल या सुझाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।